क्लियर है दोस्तों? आपको मैं बता दूं, हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है कंपनीज एक्ट के एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन, ऑफेंसेस, पेनल्टीज वाला पार्ट में। जो अभी आप देखना नीचे जो दिया ना कंपाउंडेबल ऑफेंसेस 441, उसमें आप देखो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, अगर जिस ऑफेंस के लिए सिर्फ फाइन है क्या, और वो फाइन 25 लाख तक का है, तो वो कंपाउंडिंग करने का राइट किसको है? राइट। अदर केसेस के लिए एनसीएलटी है। मतलब क्या? उधर लिखो भाई, उधर लिखो फाइन सिर्फ मोर देन नहीं है, फाइन 25 lakhs, मोर देन 25 lakhs, नंबर वन। नंबर टू, फाइन और इम्प्रिजनमेंट। नंबर थ्री, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने तीन ऑप्शन दिए 1 2 3, वो लिखना है आपको। मतलब अदर केसेस में आपको यही तीन केस आएंगे। और एक कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन बी आइदर ऑफ फाइन और फाइन और इम्प्रिजनमेंट, और फाइन और इम्प्रिजनमेंट वो तीन ही हो सकते हैं। इस फाइन में दो कैटेगरीज है, 25 लाख तक का फाइन है रीजनल एक्ट, 25 लाख से ज्यादा का फाइन है एनसीएलटी। मतलब एप्लीकेशन किसके पास करना है कंपाउंडिंग के लिए, ये है। इसको लेकर केस स्टडी आता है। आपको वो समझना होता है कि भैया कंपनी ने जो कॉन्ट्रवेंशन किया है वो कंपाउंडेबल है, तो जो फाइन लगाई जा रही है वो 25 लाख तक की है, सिर्फ फाइन है, और 25 लाख तक की है, तो वो रीजनल एक्ट। अब फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, तो फाइन का अमाउंट देखना ही नहीं है, एनसीएलटी। वो बोलते सर फाइन 1 लाख का है ना, रीजनल एक्ट ना मुन्ना ना, सिर्फ फाइन है और वो फाइन भी 25 लाख से या उससे कम है तो रीजनल एक्ट। बट जहां पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट आ गया तो फाइन का अमाउंट को इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सीधा एनसीएलटी। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अरे सर फाइन 1 लाख का था ना, रीजनल एक्ट ना। अरे मुन्ना, 1 लाख का फाइन और इम्प्रिजनमेंट दिया था ना, तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट कहा तो ये रीजनल एक्ट नहीं होगा, एनसीएलटी होगा। हाँ, नॉन कंपाउंडेबल में और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और मोर, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, अदर केसेस मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन सॉरी जस्टिस और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ऊपर देखा था हमने? अरे बोलो भाई, नीचे पढ़ो, ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है नोट्स। Compounding is a compromise or arrangement between the administrator of the enactment and the person committing an offense, usually less serious offense. Compounding मतलब क्या? Settlement, समझौता। तो ये समझौता मर्डर का नहीं होगा, लेस सीरियस ऑफेंस का होगा। चलो जो हो गया अभी जाने वाला वापस आएगा नहीं, जो भी ये कर लेते हैं, ये आपको लेस सीरियस ऑफेंसेस का होगा। इट इज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इनैक्टमेंट एंड द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस। पेटिशन फॉर कंपाउंडिंग मतलब एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द आरओसी सो मोटो, मतलब ऑन योर ओन और ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, आपको पता चला, आपने उनके पत्र का वेट नहीं किया, मतलब उनके नोटिस का वेट नहीं किया, आप खुद गए, माय लॉर्ड हाथ ऊपर। वो बोलते ना सामने वाला बंदूक निकाले उससे पहले आपने हाथ ऊपर कर लिया, और बंदूक निकालने के बाद हाथ ऊपर किए, तो ये फर्क है। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट तो बंदूक निकालने के बाद हाथ ऊपर किए, बंदूक निकालने से पहले हाथ ऊपर किए, सू मोटो। तो सू मोटो और रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट आपको पेटिशन फाइल करना है। आरओसी शैल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन, जब आप पेटिशन फाइल करोगे आरओसी आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड द एप्लीकेशन विथ हिज कमेंट्स टू द ट्रिब्यूनल और द रीजनल एक्ट और टू एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे क्यों लिखा है रे? नहीं, टू द ट्रिब्यूनल दिया है, टू द रीजनल एक्ट दिया है, और टू एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा क्यों दिया है? अरे आरओसी आपकी कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, टू द रीजनल एक्ट और टू एनी ऑफिसर, अरे कंपनी एक्ट के अलावा किसी और कानून के तहत अगर है, फीमा के तहत है, तो फीमा में ईडी और आरबीआई है ना, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हेन देयर इज जनरल लॉ एंड द स्पेशल लॉ, किसी एक स्पेशल लॉ के तहत हो रहा है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास जाएगा। Once compounded, same offense shall not be compounded within the next 3 years. पता है? Petition for compounding can be made either before prosecution
और आफ्टर प्रोसिक्यूशन। आफ्टर प्रोसिक्यूशन मतलब क्या? व्हाट इज आफ्टर प्रोसिक्यूशन? आइदर बिफोर प्रोसिक्यूशन और आफ्टर प्रोसिक्यूशन। कोर्ट ट्रायल जब चल रहा है, कोर्ट का फैसला आने से पहले, आफ्टर प्रोसिक्यूशन बट बिफोर द जजमेंट इज अनाउंस्ड, तो आप लिख सकते हो आफ्टर प्रोसिक्यूशन बट एंड बिफोर, आफ्टर प्रोसिक्यूशन बिफोर एडजुडिकेशन। एक तो कोर्ट की कार्रवाई से पहले या कोर्ट की कार्रवाई चल रही है बट फैसला आने से पहले। व्हेन वंस offense is compounded either before or after prosecution, company shall intimate to ROC within 90 days from the date of compounding. No offense can be compounded during the prosecution is pending. मतलब क्या? Prosecution is pending. Prosecution is pending. Prosecution is pending. After prosecution, before prosecution. नोटिस मिल गई है, शो कॉज नोटिस मिल, प्रोसिक्यूशन की नोटिस मिली है, प्रोसिक्यूशन की नोटिस मिली है, प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ क्या अभी तक? नहीं, प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, यू कांट कंपाउंड। हाँ, प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, यू गो फॉर कंपाउंडिंग। हाँ, प्रोसिक्यूशन होने से पहले मतलब नोटिस मिलने से पहले कंपाउंडिंग होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग मतलब क्या? जब मामला उसको लेकर हम कह सकते हैं अभी तक कौन से प्रोविजंस के तहत प्रोसिक्यूट होना चाहिए ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग है। ऐसे केस में आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पता नहीं आपको कौन से सेक्शन के तहत कंपाउंडिंग करना है। बट जब प्रोसिक्यूशन शुरू होगा, आपके खिलाफ का ऑफेंस फाइल हो जाएगा और उसके बाद आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे क्या फर्क? व्हेन द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग मतलब क्या? प्लीज स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते, एक तो बिफोर प्रोसिक्यूशन या बिफोर द जजमेंट, आफ्टर प्रोसिक्यूशन बट बिफोर द जजमेंट। ये ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग मतलब जब मामला अभी तक प्रोसिक्यूशन में गया ही नहीं है बट नोटिस मिल चुकी है, तो ये बिफोर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में कौन से कॉन्टरवेंशन के लिए आपको आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना है पता ही नहीं, तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग हो ही नहीं सकता। हाँ, जब प्रोसिक्यूशन शुरू होगा तब आपके खिलाफ क्या ऑफेंसेस चार्जशीट फाइल होगी। अब उन सेक्शंस के लिए आप क्या कर सकते हो? कंपाउंडिंग कर सकते हो। ओमकार, ध्यान नहीं तुम्हारा बेटा है ना? ठीक, अच्छी बात है। जस्ट ऐसे डाल दिया मैंने, तुक्का लग गया तो लग गया। अच्छा फिर ठीक है, कोई दिक्कत। मैं ऐसे मारता हूँ बीच में पंच, ध्यान नहीं बोला तो वो बोल देता हाँ सर ध्यान नहीं था, विक्रम जैसे बोलता ध्यान नहीं था। फिर उसको बोल देता मैं जाता हूँ घर तुरंत जाता हूँ घर। सेक्शन 441 जो हमने अभी पढ़ा है, उसके जो नोट्स है ना, 6 नोट्स, ये 6 नोट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 441। ये पूरा छापना। व्हाट इज कंपाउंडिंग नोट नंबर 1 में डिफाइन किया है। कंपाउंडिंग इज अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एनैक्टमेंट एंड द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस, यूजुअली लेस सीरियस ऑफेंस, दैट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग। एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 441, ये ऊपर का टेबल ड्रॉ करना है, नोट नंबर 2 से लेकर 6 तक लिखना है। अरे बोलो भाई, वहां पे नोट बोल के नहीं लिखना है, एग्जाम में नोट बोल के लिखना है क्या? अबे गधे, यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया है, एग्जाम में पॉइंट बोल के लिखो ना। कंपाउंडिंग का मीनिंग पॉइंट नंबर 1 में आया ये, फिर पॉइंट नंबर 2 में टेबल आ गया, फिर पॉइंट नंबर 3 में नोट 2 आ गया, 4 5 6 7 7 पॉइंट हो गए आपके। व्हाट इज कंपाउंडिंग, उसके बाद फिर कंक्लूजन। समझ रहे ना? है क्या? क्या दिया पढ़ो। After the commencement of Companies Ordinance 2018 for compounding of any offence, punishment with imprisonment or fine or imprisonment or fine चाहिए or both. Permission of special court has been omitted। मतलब क्या? जरूरत ही नहीं ना, हमने पता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अगर ताई आपण ऑलरेडी पाहिलं है ना, हमने ऑलरेडी देखा है ना, जहाँ पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट है वहाँ पर कंपाउंडिंग कौन करता है? ट्रिब्यूनल। स्पेशल कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। पहले 2018 से पहले अगर आपको ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन और बोथ है, उसको कंपाउंडिंग करना है तो पहले स्पेशल कोर्ट के पास जाओ, उनकी परमिशन लो, फिर ट्रिब्यूनल करेगा। तो अननेसेसरी स्पेशल कोर्ट में उनका वक्त बर्बाद हो रहा है। तो स्पेशल कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए ये पॉइंट डिलीट कर दिया।
समझा? तो वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। ऑर्डिनेंस 2018 वाला पॉइंट, ये तो अभी रिडेंडेंट हो गया ना। अभी तो हम सीधा किधर जाते हैं, ट्रिब्यूनल में। अदर केसेस स्पेशल कोर्ट में तो तभी जाते हैं जब वो कौन सा है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और मोर है, और अदर केसेस लेस देन 2 years। क्लियर है? अरे बोलो भाई, मैं 2 मिनट दे रहा हूं सबको। ये पूरा सेक्शन है ना 403 पढ़ो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस सेक्शन हैज बीन गिवन ओवर? फीस फॉर फाइलिंग, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। आप एक सेकंड बिफोर यू रीड दैट मैं आपको बता दूं व्हाट इज दिस। एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं तो उसकी फीस होती है ना, फाइलिंग फीस। वो फाइलिंग फीस को लेकर ये सेक्शन है, थोड़ा सा उसको ऐसा दिमाग में लाकर फिर पढ़ो। कोई बताएगा व्हाट इट इज? ताकि नहीं, पहले क्या है ताकि, क्या है? हाँ तू बोल। सर अगर उन्होंने समय कोई एनुअल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर उनको देना है तो उन्होंने अगर नहीं दिया तो एडिशनल फीस के साथ उनको बाद में दे सकते हैं। हम्म। और अगर फिर दूसरे वाले पॉइंट में बोला कि अगर वहाँ पे भी नहीं दिया तो उनको ट्वाइस दी एडिशनल फीस देना पड़ेगा। और अगर जो मेन क्रक्स है वो बोल रहे हो तुम जनरल बता रहे हो। हाँ, एक एक वर्ड को इंपॉर्टेंस है वहां पर, मैं हाईलाइट करता हूं। 2 साल किधर भाई, इसको लेके जाओ रे। कुछ तो हुआ है आज, किसी ने ना बोला है क्या? ठीक है, ना बोला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, डिफॉल्ट ऑन 2 और मोर ओकेजन्स है। सबमिटेड आफ्टर द एक्सपायर द पीरियड है, डिफॉल्ट ऑन 2 और मोर ओकेजन्स है। एक second. Fails or commits in a default before the expiry period. तीन क्लॉजेस में और 3 पॉइंट्स में सेक्शन 403 डिवाइडेड है। पहला पॉइंट कहता है एनुअल रिटर्न, आप सबको पता है कब फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न? एजीएम एंड होने के बाद विद इन 60 डेज। नहीं किया, एजीएम के बाद 60 दिनों में आपने एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया
तो पॉइंट नंबर 1 के तहत अब आपको 60 दिनों बाद फाइल करने के लिए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। तो एग्जांपल लेके देख रहे हैं ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड यू नीड टू पे एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 100 एज द केस में बी, इट विल चेंज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। दिए हुए टाइम में नहीं किया तो उसके बाद एडिशनल फीस। Whether default is on 2 or more occasions. Wait a minute. 2 or more occasions. 2 or more occasions in submitting, filing, registering or recording of the document, fact or information, it may be filed on payment of higher additional fees as you prescribe, and it shall not be lesser than twice the additional fees provided under the first or the second proviso as applicable. मतलब क्या? इसका मीनिंग बोलो। Default on 2 or more occasions in submitting, filing, registering or recording of the document, twice the additional fees provided under the first or second provision. First or second provision. नहीं बट 2 और ओकेजन नहीं होगा ना, 2 और मोर डिफरेंट कैटेगरीज हो गए ना। ओकेजन मतलब सेम ऑफेंस 2 बार हुआ है। टू और मोर ओकेजन्स, करेक्ट बोल रहे ना वो। 60 दिन में एजीएम होने के बाद 60 दिन में भरना चाहिए था, नहीं भरा 60 दिन में, तो नहीं भरा 60 दिन में, तुम्हें जो एक्स्ट्रा टाइम लिमिट दिया था उस एक्स्ट्रा टाइम में भी नहीं भरा, तो ऐसे केस में ऊपर एडिशनल फीस थी, अब एडिशनल नहीं है, अब हायर एडिशनल फीस है। अब एडिशनल नहीं है, हायर एडिशनल फीस है। और हायर एडिशनल फीस जो है ना वो नॉर्मल एडिशनल फीस के ट्वाइस होती है, या फिर जो एडिशनल फीस है उसके ट्वाइस होती है। नॉर्मल फीस के ट्वाइस या एडिशनल फीस के ट्वाइस, इट डिपेंड्स। नॉर्मल फीस के ट्वाइस, ट्वाइस एडिशनल फीस प्रोवाइडेड द फर्स्ट और द सेकंड प्रोविजन, हम वो बेरेट देखेंगे। बट ये जो पॉइंट नंबर 3 कहता है ना, वो कहता है कि अगर किसी कंपनी ने ऐसा कोई भी डिफॉल्ट किया फाइलिंग के लिए, फाइलिंग के लिए डिफॉल्ट हुआ ना, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, कंपनी का ठीक है एडिशनल फीस दे लो, एडिशनल फीस भर दिया, तो एडिशनल फीस भरने पर अब डायरेक्टर्स कहते हैं आप सेक्शन 92 के तहत डायरेक्टर्स को क्यों पनिश कर रहे हो, हमने एडिशनल फीस लगा दिया ना, हमने एडिशनल फीस देकर एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। वो कहते हैं सेक्शन 92 कहता है आपने दिए हुए टाइम लिमिट में अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है तो सेक्शन 92 कहता है कॉन्ट्रावेंशन होने पर डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर फाइन अप टू मान लो 10,000। तो आपके डायरेक्टर्स को जो फाइन है वो देना पड़ेगा। एडिशनल फीस देना मतलब आप डायरेक्टर्स को फाइन लायबल ना करना, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। द लॉ सेज where a company fails or commits any default to submit, file, register or record any document, fact or information as above before the expiry of the period specified, the company and the office of the company who are in default shall without prejudice to the liability for payment of fee and additional fees liable for the penalty or punishment provided under this act for such failure or default। मतलब company and its officers who are in default shall without prejudice to the liability of payment of fee, फी तुमने दिया है वो कंपनी का है, कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर इन डिफॉल्ट इसके लिए उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा। दे विल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सेक्शन 92 के कॉन्टेंशन होने पर डायरेक्टर्स के खिलाफ जो पनिशमेंट दिया है सेक्शन 92 में वो लगेगा। एडिशनल फीस कैन नॉट बी द रीजन फॉर नॉन लिविंग द पनिशमेंट अंडर 92। एडिशनल फीस इज जस्ट द फीस यू आर पेइंग for convenience, for facilitation, which the ROC charges from you. तो levying of additional fees cannot be the substitute for punishment. सब समझ रहे हैं भाई? इसको लेकर क्वेश्चन आता है कि कंपनी को एडिशनल फीस लगाई गई, अब डायरेक्टर्स का कहना है कि अब एडिशनल फीस लगाई तो हमारे खिलाफ कोई पनिशमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो लॉ सेज company officers who are in default shall without prejudice to the liability for payment of fee and additional fee be liable for penalty. Even if there is a payment of additional fees, they will be liable for penalty or punishment provided in this act for such failure or default. Are you getting? Yes. Yes, sir. मैं इसको लेकर तुरंत वो बेरेक्ट जो है ना वो डिस्कस करना चाहता हूँ। बेरेक्ट पढ़ते हैं हम। फोर 403 ना किसमें पढ़ रहे हैं? मिसलेनियस नहीं, स्पेशल नहीं, हाँ
इसमें भी नहीं ऑफिसर फीस। भूल गए क्या वो सेक्शन डालना? हाँ 404 आ गया, 403 क्यों नहीं आ रहा? 403 के वक्त नहीं जा रहा है क्या? हाँ क्या? हाँ चैप्टर 24 में, चैप्टर 24 ही है ना। 402 आ रहा है, देखो 402 भी आ रहा है। वो बोले मत पढ़ो आज, 403 नहीं आ रहा है। आइला जादू है तो जादू है। क्या सेक्शन 40 का टाइटल क्या था? हाँ इसने बैठे कुछ तो किया लगता है अभिनंदन ने। बाकी सारे सेक्शंस आ रहे हैं। डाउनलोड होता है क्या? अगर हो ये क्या है रे? किधर एक्ट? डाउनलोड नहीं होता है ना? किधर होता है? सब वो कॉर्नर पे एडवांस सर्च के बाजू में। एडवांस सर्च कंप्लीट है। करोगे डाउन, करोगे डाउनलोड भगवान का नाम लेके? देखो वो आ गया। अब अगर नहीं आया ना तो सारे चैप्टर्स अभी अभिनंदन पढ़ेगा। अबे अगर ए सिमरन क्या कर रही रे तू? इधर से खोल रखा है इसलिए। हाँ इधर से देख रहे हैं ना इसलिए। ऑफलाइन है तो मैंने भी किया ना भी ऑफलाइन डाउनलोड। नया क्या है तेरे पास? मेरे पास जो हुई तेरे पास है। नया क्या है? नया है वो वही है ना। थोड़ा टाइम पास एंड में किया तो आपको भी अच्छा लगता ना। आरती बोलती सर मेरा एक एक मिनट कीमती है, आप ऐसा मत बोलो। और आरती को एक एक मिनट का टेंशन और वो पूर्णिमा को बस का टेंशन। उसको टेंशन बस गेली सर। देखो वो आ गया। चलो पार्टी
देखो यहां पर जो दिया ना, इन डॉक्यूमेंट shall be submitted filed within the time specified, ठीक है, on payment of fees, मतलब नॉर्मल फीस हुआ, जो भी नॉर्मल फीस है उसमें देना है. Where any document is not submitted within the period provided after expiry of the so period on payment of additional fee not less than 100 rupees or such may as may prescribed. ये फर्स्ट प्रोविजन हुआ, नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल फीस, additional fees as may be prescribed. Further, that any document be submitted after the first time specified in first provision on payment of additional fees specified under this section. Now, इसमें और इसमें क्या फर्क है? Further provided that any such document, fact or information may, without prejudice to any other legal action or liability under the Act, be also submitted, filed, registered, recorded after the first time specified in the first provision on payment of fees and additional fees specified under this section. मतलब on the payment of fees and additional fees, fees and मतलब जो नॉर्मल फीस है वो तो देना है, उसके अलावा जो एडिशनल फीस है वो भी देना है. Okay, आगे where a company fails or commits any default to submit before the expiry of the period specified in the relevant section, company and its officer liable to prejudice to liability for payment of fees and additional fees, liable for penalty or punishment provided in this act for failure of default. ये तो हमने देखा है. ये जो पॉइंट है फीस एंड एडिशनल फीस, ओके, सो दे मीन टू से यहाँ पर हमारे नोट्स में हमने क्या लिखा था, ये पेमेंट ऑफ हायर एडिशनल फीस, ये अपडेटेड नहीं है क्या फिर? ये दिक्कत है, दिस इज नॉट एन अपडेटेड एक्ट. तुम्हारे पास अपडेटेड है 403, ये अपडेटेड नहीं है. ये जो डाउनलोड किया ना वेबसाइट से, इसमें 2020-21 का अमेंडमेंट ही नहीं. आई डोंट नो कैसे मुश्किल हो रहा है. 403 जो अभी हमने पढ़ा ना वो ऐसा है ही नहीं. इसमें देखो ना अमेंडमेंट लास्ट का भी 2018 का है, 2020 का अमेंडमेंट है ही नहीं इसमें. ठीक है, अब नोट्स मॉडल में देखते हैं. लास्ट मॉडल में होना चाहिए, मॉडल में भी नहीं तो अभी घर जाओ फिर. मॉडल में है, मॉडल में देखते हैं. एक सेकंड, नहीं मिला तो होना ही चाहिए. अब नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है. फिर बट जिनके पास भी अमेंडेड, आप देखो ना अमेंडमेंट में कुछ तो अलग होगा. सॉरी यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ मैं. क्या है मेरे को, जब तक वो चैन नहीं पड़ता मुझे, वो क्लियर नहीं होता तक. हाँ मिला, फीस फॉर फाइलिंग बी कॉशियस बोल रहा हूँ. ठीक है, हम कॉशियस है. ये हमने देखा 100 पर डी वाला तो क्लियर है. Where the document factor information other cases refer is not submitted, filed as may within the period shall be on payment of such additional fees as prescribed different fees and different class. Where there is a default on 2 or more occasions in submitting, filing, registering or recording of such document without prejudice to the legal level. Submitted, filed, registered, recorded as may on payment of such higher additional fees as may prescribed. One of the significant changes brought in by the Companies Amendment Act 2000
17 is the amendment in section 203 of Companies Act. Pursuant to said amendment, the non-offense period of 270 days has been omitted from Companies Act 2013 and in the filing of forms or returns or documents. ये जो पॉइंट है वो उससे भी पहले ये पॉइंट आपके उधर हमें मिला ही नहीं ना, इसमें ये मिला ही नहीं ना पॉइंट। मैं जो बोलना चाहता हूँ समझा क्या सबको? ये ट्वाइस द क्या किधर गया हो, ऑन डिफॉल्ट ऑफ 2 or more occasions ऑन पेमेंट ऑफ सच हायर एडिशनल फीस एज में प्रिस्क्राइब, वो दिया ही नहीं ना। किसमें? अभी ये जो सेक्शन मैंने अभी डाउनलोड किया है, ये एक्ट आपके सामने, इसमें तो नहीं यहाँ पे दिखाओ कौन सा ऐप है? अमेंडमेंट 2022 का अमेंडमेंट है ना, वो देखो वही बोलोगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। वो ठीक है। Whether it's default on 2 or more occasions. In submitting filing reason. Okay, so now the interpretation comes over here like this. I'll come to that point. हाँ ले, I got it now. आपने दिए हुए टाइम लिमिट में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, उसके बाद आपको जो भी नॉर्मल फाइलिंग फीस है वो तो देनी है, उसके अलावा आपको क्या देनी है? एडिशनल फाइलिंग फीस देनी है। बट आपने इस साल ये किया, अगले साल वापस डिफॉल्ट हुआ, अगले साल वापस डिफॉल्ट हुआ। नाउ इन दिस केस इट इज 2 or more occasions। अब अगली साल जब डिफॉल्ट होगा तो नॉर्मल फीस के साथ आपको एडिशनल फीस नहीं देना है, हायर एडिशनल फीस देना है। एग्जांपल दे रहा हूं, 2021-22 एनुअल रिटर्न एजीएम होने के बाद 60 दिन में फाइल करना था, फाइल नहीं किया तो 60 दिन बाद आपको जो आपको नॉर्मल फीस देनी थी एनुअल रिटर्न के लिए वो तो देनी है, बट 60 दिन बाद आप एडिशनल फीस भी देनी है। नॉर्मल फीस मान लो 500 रुपए थी, एडिशनल फीस 100 रुपए थी फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। तो 500 रुपए के हिसाब से तो 500 तो देना है, पर एडिशनल फीस अलग से देना है। हो गया 21-22 का। अब 22-23 में भी आपने डिफॉल्ट किया, 22-23 के लिए 500 रुपए अलग से, 500 रुपए लगेगा, पर इस बार अभी 100 रुपए नहीं लगेगा, हायर एडिशनल फीस लगेगा, मतलब इट विल बी ट्वाइस। इस बार 200 रुपए पर डे होगा। अरे बोलो भाई, ये मैंने इसलिए आपको फोर्स किया बिकॉज इसको लेकर केस स्टडी पूछा था, शायद से एक एग्जाम में पूछा भी है। ट्वाइस द एडिशनल फीस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन, ट्वाइस मतलब आपको जो पहले एडिशनल फीस 100 रुपए लगा था, अब सेकंड टाइम अगर गलती हो गई तो अब एडिशनल फीस 100 रुपए लगेगा, अभी 200 रुपए लगेगा। प्लीज सबको समझा है? अब तो आई कैन से अगर आपने विद इन टाइम लिमिट फाइल किया तो नॉर्मल फीस, टाइम लिमिट में फाइल किया तो नॉर्मल फीस, आफ्टर द टाइम लिमिट मैं कहूंगा नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस पहली बार, सेकेंड टाइम नॉर्मल फीस प्लस ट्वाइस द ना, अरे हायर मतलब वो एडिशनल फीस हुआ ना, ट्वाइस द एडिशनल फीस। ऐसे क्या कर रहे हो, बराबर ना? गॉट इट नाउ? अरे बराबर ना भाई? हायर मतलब ये ट्वाइस है, हायर एडिशनल फी मतलब ट्वाइस द एडिशनल फीस, विच शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द एडिशनल फी। हायर फी कितनी होगी? जो एडिशनल फीस है उसके मिनिमम ट्वाइस होगी,
उससे ज्यादा भी हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर। और मैंने एग्जांपल दिया, आपने टाइम लिमिट में फाइल किया नॉर्मल फीस, टाइम लिमिट के बाद फाइल किया, पहली बार नॉर्मल फीस पर एडिशनल फीस, दूसरी बार नॉर्मल फीस प्लस ट्वाइस द मिनिमम, ट्वाइस द एडिशनल फीस, एडिशनल फीस। नाउ इट्स क्लियर। दैट इज हायर फीस, हायर एडिशनल फीस। So what is higher additional fees? Higher additional fees will be minimum twice the additional fees provided. Minimum twice the additional fees provided. Clear है? Now additional fees can be different. वो जो first और second provision है, additional fees कभी 100 रुपए रहता है, या it will vary from different sections. हाँ, now it's clear. 403. तो 403 में दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो बातें? एक तो ये, और दूसरा नॉर्मल जो भी फाइलिंग फीस आप देते हो उस डिफॉल्ट की वजह से अगर कंपनी और कंपनी के ऑफिस इन डिफॉल्ट, उनके ऊपर की जो पेनल्टी और पनिशमेंट है वो रुकेगी नहीं, दैट विल बी लेविड। जस्ट बिकॉज यू हैव पेड द फाइलिंग फीस, दैट विल नॉट स्टॉप द कंपनीज ऑफिसर्स एंड ऑफिस इन डिफॉल्ट फ्रॉम बीइंग मेड लायबल फॉर पेनल प्रोविजंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। क्लियर? दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन। ये जो क्वेश्चन है, Companies Act 2018 has struck a proper balance between the object of promoting ease of doing business in India by determining procedure or technical defaults. ये जो है, ये एक टर्म था ना, decriminalization of offenses. What was that decriminalization? जो क्रिमिनल पनिशमेंट्स थे उनको कम करके सिविल बना दिया, जहां पे इम्प्रिजनमेंट था हटा दिया और सिर्फ फाइन रखा। ये क्यों किया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया। उसको लेकर एक केस स्टडी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो हम देखेंगे अगली बार, आप पढ़ के आ सकते हो। बट आई वांट यू पीपल टू रीड दिस सेक्शन 441 एंड 454। हमने 454 441 दोनों देखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कितना स्टार दिया हूं यहाँ पे? अरे एक और देता हूं, 7 स्टार। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है, जो हमारा अगला सेशन जाएगा ना, उसमें आप देखना है 441 454 के अलावा ये नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस 454 को लेकर है। जो 454 अभी हमने क्या पढ़ा था? मैनर ऑफ एडजुडिकेशन पढ़ा था ना। 454 क्या था? एडजुडिकेशन करने के लिए कंपनी जाके तहत कॉन्टमिनेशन होने पर एओ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कार्रवाई करता है, और फिर रिपीटेड डिफॉल्ट के लिए 454 ये था। तो 454 जो एडजुडिकेशन है एंड 441 जो कंपाउंडिंग है, उन दोनों में क्या फर्क है उसको लेकर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 454A एंड 451। 451 कब आता है? कब आता है 451? जुडिशियल अथॉरिटीज 451, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर 454 है। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? जुडिशियल अथॉरिटीज मतलब कौन? क्वाजी जुडिशियल मतलब ये एनसीएलटी, एनसीएलटी, स्पेशल कोर्ट, उनमें आएगा ना। अधिक ना 451। 451 मोर स्ट्रिंजेंट है, मैं लिखूंगा मोर स्ट्रिंजेंट है, मोर टाइम कंज्यूमिंग है 451। ये सीरियस केसेस में होता है ना 451। 454A सिविल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल है। 451 कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल दोनों हो सकता है। पता है कि नहीं? कैसे? हमने पढ़ा है जुडिशियल अथॉरिटीज और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के बाद जो ऑफेंस जाता है वो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल दोनों कैटेगरी होते हैं। ये पार्ट डिस्कस करेंगे एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दिस पार्ट एंटर कौन सा? एडजुडिकेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज ऑफ कंपनीज एक्ट विल कंप्लीट। कंपनीज एक्ट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में मैंने आपको कहा कंपनीज एक्ट, कॉफे पोसा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फेमा, ये 4 एडजुडिकेशन है। तो रिमेनिंग 3 एक साइड में और कंपनीज एक्ट एक साइड में, तो बचे हुए 3 इजी है। ठीक है, स्टॉप फॉर द डे।